सवाल नंबर 1, मिशन 24 और टारगेट 28 के लिए क्या होगी कांग्रेस की रणनीति? सवाल नंबर 2, क्या पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के लिए युवा को मिलेगा मौका? सवाल नंबर 3, पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान क्या भूमिका सौंपेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मिशन 24 टारगेट पर 28। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब कांग्रेस को जिस तरीके से चलना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें उन दिग्गज नेताओं की रहेगी जिनके नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा गया, क्योंकि उनका मार्गदर्शन और उनकी जिस तरह से खासतौर से कमलनाथ की मध्य प्रदेश में जिस तरह से उनकी प्रेजेंस बीते 6 सालों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिलती रही है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, तो जाहिर है वो मध्य प्रदेश को बहुत नज़दीक से समझते हैं। इस चुनाव में क्या हुआ इसके विश्लेषण से अधिक अगर अगले चुनाव की चिंता कांग्रेस के मन में रहती है तो ये एक सकारात्मक नज़रिया है। हाँ, लेकिन आपको इधर उधर के कारणों के बजाय आपको मूल उन कारणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनकी वजह से हरियाणा तो नहीं लेकिन हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और इस चुनाव में तेलंगाना में बनी। इन राज्यों के मॉडल का अध्ययन करना चाहिए कांग्रेस को कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसको मध्य प्रदेश में करने में वो कामयाब नहीं हो पाई। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कहते हैं चिराग तले अंधेरा। कुछ चीज़ें बहुत नज़दीक से आप देखने की कोशिश करते हैं और शायद वहीं चूक हो जाती है। ये कांग्रेस ही समझेगी कि उससे क्या त्रुटि हुई, लेकिन उस त्रुटि को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसमें उलझना मुझे लगता है कि वो उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। ब्लेम गेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा कमज़ोर करता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, किसी भी तरह की। अगर आप यही मानते हैं कि इसमें गलती आपकी नहीं और सामने वाले की गलती है या उसने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि आप हार गए, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पीछे छूट रहे हैं या कोई आधार अपनी हार के लिए ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में इस समय जो बैठक कांग्रेस की हो रही है, जहां तीनों राज्यों की समीक्षा है, वहां निश्चित तौर पर कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, खुले मन की पार्टी है। वो वहां बैठकर ज़रूर ये सोच रही होगी और सबको कहने की पूरी स्वतंत्रता, आज़ादी रहती है, तो वहाँ से कुछ जो निष्कर्ष निकलेंगे उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक ताकत हमेशा से रही है। इस चुनाव में उसने 8% के आसपास कम वोट लिए हैं, लेकिन 40% वोट अगर आप किसी राज्य में लेते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य के 40% मतदाता आपके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस की ताकत यही है कि 40% को अगले चुनाव तक वो 46 और 48 तक ले जाए और बीजेपी से ज़्यादा वोट हासिल करके अपनी ताकत का फिर प्रदर्शन करे। क्या वो ऐसा कर पाएगी? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस को और ख़ासतौर से कांग्रेस के युवा नेतृत्व को इसको बहुत सकारात्मक रूप में लेना होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पार्टी के। बहुत स्वागत करता हूं सर। अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के और निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करेंगे, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी कि कांग्रेस के लिए इस हार के मायने क्या हैं, इसके विश्लेषण की उतनी ज़रूरत लगता है कि इस समय नहीं है, ख़ासतौर से पब्लिक फोरम पर तो विशेष तौर पर, बजाय इसके कि अपने कार्यकर्ता का मनोबल जगाकर अगले चुनाव की तैयारी में जुटा जाए और कुछ ऊर्जावान नेतृत्व से जुड़े चेहरे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ मैदान में आए। कैसे देखते हैं आप जी? इस वक्त जो है कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसी का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही थी कि कांग्रेस सरकार बना लेगी और इस बार तो उसकी सरकार में वापसी हो रही है, उसके विपरीत परिणाम आए। और उसके बाद जो देखा है ना कि नेता कारणों पर नहीं जा रहे हैं, ईवीएम और इधर उधर की बात कर रहे हैं। देखिए, जो ये केवल ये चुनाव नहीं है 23 का, आप 20 में भी जब हमने देखा था बाई इलेक्शन हुए थे और सरकार चली गई थी, उसके बाद के बाई इलेक्शन थे। तो जो सहानुभूति पार्टी को मिलना चाहिए वो भी नेतृत्व उसको नहीं ले पाया। इसके पहले 19 के लोकसभा हमने देखा था
कि उसमें 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई थी। इसके बाद भी बहुत सारे चीज़ें थी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखते हुए कांग्रेस अपने आप में बदलाव कर सकती थी, लेकिन हुआ उल्टा कि 20 में कांग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता छोड़कर चले गए। तो ये जो समस्या है कांग्रेस पार्टी की कि जो नया नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में परिवर्तन करती है, उस तरह का नेतृत्व परिवर्तन का या नया नेतृत्व गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी में रुका हुआ है। और जब तक नए नेतृत्व की बात नहीं होगी, जो आप ऊर्जावान युवाओं की बात कर रहे थे, युवावान नेतृत्व की बात कर रहे थे, ऊर्जावान की, तो वो ऊर्जावान नेतृत्व जब तक नहीं होगा, जो जब तक मध्य प्रदेश की धरती नापने वाला नेतृत्व नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का रिवाइवल सर्वाइवल बहुत मुश्किल है शरद जी। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने वापसी की है 2018 में, और ये वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग टाइप बात नहीं है। जब आप 2018 में वापसी कर सकते हैं तो आप 2028 में भी कर सकते हैं। ये संकल्प लेकिन आपके भीतर होना चाहिए। चलिए, इससे पहले मैं प्रतिक्रिया लूं राजनीतिक मेहमानों की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। सोमवार को शाम 7 बजे होगी बैठक। एक्सक्लूसिवली हम बंसल न्यूज पर आपको यह बात बता रहे हैं, पार्टी ने विधायकों को सूचना दे दी है। तो वो जो इंतजार सबका था वो इंतजार समाप्त हो रहा है। सोमवार को भोपाल पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। तो पहले शनिवार की बात थी, लेकिन अब ये बात रविवार देर शाम तक, रात तक जा सकती है। तो सोमवार को पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी शाम 7 बजे। तो सुबह या दोपहर तक भी पहुंच सकते हैं पर्यवेक्षक। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ है। मनोज, क्या अपडेट है? बड़ी खबर आप हमें बता रहे हैं कि अधिकृत रूप से सूचना पहुंचनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल शरद जी, बड़ी खबर यह है कि विधायकों के पास फोन जाना शुरू हो गए हैं और जिस बात का इंतजार था वो आ गया। शाम 7 बजे ये बैठक होने जा रही सोमवार को, यानी शनिवार और रविवार खाली रहने वाले हैं। इस बीच में जितना भी मंथन होना है वो मंथन हो चुका होगा और जो लिफाफे में बंद नाम आने वाले हैं वो सोमवार को खुल जाएंगे। पर्यवेक्षक भी जो शनिवार को आने वाले थे, अब वो सोमवार को सुबह पहुंचेंगे यहाँ। उसके बाद शाम 7 बजे ये बैठक होगी और बैठक में जो पर्दा हटना है वो हट जाएगा। तमाम नामों को लेकर चर्चा है, जिनकी चर्चा हम लगातार बंसल न्यूज दिखा रहा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद पटेल हो, जिनकी अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई है शिवराज सिंह चौहान से, वो तस्वीरें भी हमने देखी। आज दिन में भी तमाम मध्य प्रदेश के नेता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, इन लोग की भी आपस में चर्चा हुई है और खबरें ये आ रही है कि लगभग नाम तय कर लिया गया और एक तरह से इशारा भी कर दिया गया वरिष्ठ नेताओं को कि किसकी तरफ हमें जाना है। फिर भी लिफाफा खुलना बाकी। कई बार हमने देखा है अलग अलग स्टेट में, चाहे हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, जहां चेहरे बदले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लिफाफे में कुछ और नया आ जाएगा। तो चिट्ठी आई है और चिट्ठी क्या संदेश लाई है ये सोमवार को स्पष्ट हो जाएगा। पर ये मानकर चलिए कि सोमवार को विधायक दल तो मनोज, उन पत्रकारों के लिए चैलेंज है जो जिनके लिए ये शेर बड़ा मौजूद है कि लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेते हैं। तो भांपिए साहब, मेरे लिए भी चुनौती है और आपके लिए भी चुनौती है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि अब सोमवार शाम 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक और तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के बैठक का हिस्सा होंगे। पर्यवेक्षक अब शनिवार नहीं, अब सोमवार सुबह पहुंचेंगे भोपाल, राजधानी भोपाल, और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसका खुलासा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया एक बार फिर मनोज। चलिए आज का मुद्दा की तरफ हम फिर लौटते हैं और हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, मसला आपकी पार्टी का नहीं है लेकिन मसला कांग्रेस का है और आप ही दोनों प्रतिद्वंदी हैं। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं, और कुछ अच्छे सुझाव हों तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दिए जा सकते हैं। नहीं, बेशक ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक लोकतंत्र में ज़रूरी होता है कि कम से कम 2 राजनीतिक दल बहुत मजबूत स्थिति में हों। और ये मध्य प्रदेश का ही नहीं, सारे देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी लगातार रसातल में जा रही है लेकिन अपनी कमजोरियों से उबरने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने गांधी परिवार को अपना सब कुछ मान लिया है और जैसा राजनीति में आप समझते हैं कि राजनीति में अनुभव एक महत्वपूर्ण चीज़ है, योग्यता एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लोकप्रियता महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गांधी परिवार में इसका अभाव है, क्योंकि आप ये तो कहते हैं कि साहब किसी सरकार की 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि 60 साल में से 30-35 साल तक एक परिवार सत्ता में रहा है। उस दौर में
देश ने कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की। उस दौर में आर्थिक प्रगति की जो दर थी वो 3% तक रही और गरीबी लगातार बढ़ती रही। और उस कांग्रेस की और गांधी परिवार के दौर से कांग्रेस पार्टी निकलने को तैयार नहीं है। गांधी परिवार हो सकता है कि कांग्रेस की एकजुटता की वजह हो, लेकिन कांग्रेस को कहीं पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर नेतृत्व का पूरी तरह अभाव है, योग्यता का पूरी तरह अभाव है, अनुभव का पूरी तरह अभाव है। और सबसे बड़ी चीज़ राजनीति में इन सबसे ऊपर भी कोई काम कर, दूरदर्शिता कहीं से कम कोई एक चीज़ होती है, दूरदर्शिता का अभाव है। तो जिन चीज़ों को फ़ायदा उठाने के लिए आज से 100 साल पहले कुछ लोगों ने फैसला किया, मुस्लिम तुष्टीकरण या उस टूल से लड़ना चाहते हैं जिसको देश की जनता समझ चुकी है और खारिज कर चुकी है। कर्नाटक में या तेलंगाना में कुछ जगह इनको आंशिक सफलता इसलिए मिल जाती है क्योंकि अभी भी वहाँ का समाज और वहाँ के चुनाव जातियों पर आधारित हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश सला हुआ राज्य है और वहाँ पर जो एक राव या कम्मा कम्युनिटी है, दूसरे रेड्डीज़ हैं और तीसरा एंगल है वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का। और उसमें से जिनमें से दो को साथ लेता है वो सत्ता में पहुँच जाता है। उसी तरह उन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा कि एक तरफ जो है वो लिंगायत थे, दूसरी तरफ वो लिंगा थे और तीसरी तरफ मुस्लिम। तो आप जो रणनीति पिछले 50-60 साल से अपनाते रहे वो अपनाते रहो वहाँ पर, लेकिन खास तौर पर उन राज्यों में जहाँ पर अप्रासंगिक हैं सारी बातें, प्रासंगिक तक हो चुकी हैं, जातिवाद प्रासंगिक तक हो चुका है, मजहबी उन्माद प्रासंगिक तक हो चुका है, वहाँ पर उस तरह से लड़ना चाहते तो मैं नहीं समझता कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ के राज्यों में कहीं भी पहुँच पाएगी। और कर्नाटक की जनता को बहुत जल्दी एहसास हो गया जिस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही हैं कि उन्होंने गलत लोगों को चुन लिया है। चलिए, तो मैं तो इसमें सकारात्मक ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी की तरफ से उनकी मंशा है कि कांग्रेस नेतृत्व और अधिक दूरदर्शी हो, कांग्रेस नेतृत्व और अधिक साहसी हो, कांग्रेस नेतृत्व और अधिक अपने को बेहतर करे, वो और अपनी नीतियों की रिव्यू करे। और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, देश की एक प्रमुख पार्टी जो इस समय केंद्र में सत्ताधारी है, उसके नुमाइंदे बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहे हैं और सलाह कहीं से भी आए, अगर आप उसको गंभीरता से लेते हैं तो ये हमेशा कहा जाता है कि वो बड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। कई बार आपके प्रतिद्वंदी की तरफ से आया हुआ परामर्श या आलोचना भी आपके लिए खासा मायने रखती है। अवनीश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह से आप देखते हैं? थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया भी जता रहे थे कि क्या आपके वरिष्ठ साथी बोल रहे हैं, आपकी भाव भंगिमा। जी सर जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ का आपका अभिनंदन करता हूं कि हम एक करारी हार से गुजरे, फिर भी आप हमको किसी भी रूप में दिखा रहे हो। आजकल मीडिया का सबसे अच्छी बात है कि आप अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाए, वो बड़ी बात है। ठीक है, विषय कांग्रेस के ऊपर है शरद जी, तो वो तो देखिए अगले जैसे मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं दीपक विजयवर्गीय जी की बात को सुन रहा था कि गांधी परिवार ने क्या किया, कुछ नहीं किया, कोई आर्थिक प्रगति नहीं की। सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं शरद जी, बात मध्य प्रदेश की नहीं है, बात अगर देश की तो मैं स्पष्ट कर दूं, गांधी परिवार कांग्रेस की पूंजी है और इस पूंजी पर हमको गर्व है। आप करें ना करें, आपकी प्रॉब्लम है साहब। आप कर लें, 18 साल के मुख्यमंत्री को आप दरकिनार करके एमपी के मन में मोदी कर सकते हैं। ये बताता है कि आपने एडमिट किया कि हाँ, शिवराज जी एक असफल चेहरा थे, शिवराज जी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वो सही थे, आपने आज उन आरोपों को सही कर दिया, आपने उनके नाम पर चुनाव, क्योंकि आपने शिवराज को लाडला बच्चा बताया। अब अगर आप उनके नाम पर आप चुनाव नहीं लड़े और चुनाव लड़ने के बाद आप मुख्यमंत्री चेंज करते तो बता दो शरद जी कि शिवराज जी पर जो हमने व्यापम के आरोप लगाए, पटवारी भर्ती घोटाला आरोप लगाए, महाकाल लोक परिसर घोटाले, जो भी तरह तरह के घोटाले जो हुए, मतलब वो घोटाले सही हुए। मतलब आपने जनता को भ्रमित करके चुनाव लड़ा, आपने धनबल के दम पर, ईवीएम के दम पर आपने चुनाव जीता, पहली बात। शरद जी, दूसरी बात, अब मैं बात करूंगा गांधी परिवार ने क्या क्या किया। ये बड़ा आजकल ट्रेंड चल गया कि गांधी परिवार ने नहीं किया। भैया, देश की आजादी से शुरू करते हैं। 11 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में काटे, ऐसा कोई है जो अपनी संपत्ति को दान कर दे देश के लिए? आप मुझे बताएं, आपने नाखून नहीं कटाया, आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, गांधी परिवार ने शहादतें दी हैं देश के लिए। हमें गर्व है शरद जी, हमें गर्व है इंदिरा गांधी पर, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, एक बांग्लादेश बनाया, एक पाकिस्तान बनाया। हमें गर्व है इंदिरा गांधी पर, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। शरद जी, हमें गर्व है इंदिरा गांधी पर, हमें गर्व है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, जिन्होंने भाखड़ा नंगल जैसे बांध बनाए। आपके बांध कारम बांध हैं जो बह जाते हैं, आपका विकास ये है। हमें गर्व है जिन्होंने
पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई। इसी भोपाल में BHEL जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें लोग रिटायर्ड होने के बाद 1-1 लाख रुपए पेंशन पाते हैं। जो हम पेंशन देने की बात कर रहे हैं, आप उसके लिए तरसा रहे हैं लोगों को, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी आधारशिला रखी, जो कि 70% जिसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है। ऐसे कई काम हैं। अगर गांधी परिवार का योगदान गिनने जाएंगे शरद जी, तो मुझे लगता है ये 30 मिनट तो बहुत कम है, 30 दिन भी कम पड़ जाएंगे शरद जी। आपको बहुत बड़ा पैनल बुलाना पड़ेगा, अपन बाहर बैठेंगे, बहुत चर्चा करेंगे शरद जी उसके ऊपर। लेकिन ये बड़ा ट्रेंड, आप मुझे बताएं आपने क्या किया? चलिए जी, हमने स्टेशन बना के दिया, आपने उस पर झाड़ू लगा दी, साफ कर दी बस, और आपने अपना पोस्टर। हम ये प्रचार तंत्र में नहीं फंसे शरद जी, मैं मानता हूं ये गलती है। अगर ये शायद हम ये गलती नहीं करते तो शायद आज ये नहीं होते। हमारी गलती थी कि जब अमित शाह जी फरारी में जब स्टेट से जिला बदल थे, उसी समय हमें उनको कि दबा देना चाहिए था हमारी केंद्र में। लेकिन ये हम ऐसी बदले की भावना से राजनीति नहीं करते। आपने तो एक बार राहुल जी की सस्ता ले ली, अब आपने कोई महुआ मित्रा जी की सस्ता ले ली, आप ये काम करते हैं। हमने ये काम कभी नहीं किए। आपके ही नेता आज कह रहे हैं आडवाणी जी से कि अघोषित इमरजेंसी है। तो मेरा निवेदन ये है भैया कि आप सरकार बना रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं। सबसे पहले अपना मुख्यमंत्री चुन लो भैया। 6-6 लोग सिरवाली सिलाए बैठे हैं। बीजेपी पहले था कि आज हो जाएगा, अब सोमवार चल गई है। दिनेश जी, मैं समझ सकता हूं एक युवा नेता के मन में बहुत सारी बातें हैं, और जिन्होंने इस चुनाव में बहुत उम्मीद से पार्टिसिपेशन ही नहीं किया, पूरी रणनीति बनाई, और उनकी जो बातें हैं आप उन बातों को भी देखेंगे तो उनमें भी एक तर्क है, एक दलील है। और ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान सबका है, और कोई भी नेता जो इस भारत का है वो इस देश को पीछे छोड़ने के लिए तो राजनीति में आता नहीं है, और ऐसी चीज़ क्यों सोचेगा। तो खैर वो एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन कांग्रेस का गुस्सा रचनात्मक होना चाहिए। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। वो बीजेपी पर खींच की तरह बरस पड़े, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे उसकी शक्ति अपव्यय होगी, जैसा ये सनातन परंपरा भी कहती है और मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। आप रचनात्मकता से अपने गुस्से को एक दिशा दें, और ये रचनात्मकता है कार्यकर्ता की मजबूती, संगठन की मजबूती और अगले चुनाव की तैयारी, क्योंकि चुनाव फिर आएगा। हार या आपकी नहीं लौट सकती, इसको आप जीत में बदल सकते हो, लेकिन चुनाव आने वाला है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, ये सवाल आपसे फिर 2028 में पूछा जाएगा। जी दिनेश जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास। देखिए, चुनाव हो, युद्ध हो, रणनीति हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से बनाता है, हर सेना अपने हिसाब से एक रणनीति बनाती है। आपकी रणनीति कारगर नहीं हुई तो उसको आपको समीक्षा करने की जरूरत है। आप देखिए ना कि यदि आप एक बार हार गए हैं तो कोई बात नहीं, आप 15 साल बाद 18 में भी वापस आए थे, फिर आगे भी आ सकते हैं। लेकिन जो दूसरे की तरफ की उसने ये किया, उसकी आलोचना के बजाय ज़रूरत इस बात की है कि कहाँ किन किन वहाँ कॉर्नर पर चूक हुई है, कहाँ हमारे सेनापति ठीक नहीं थे, इस पर होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए। क्या मुद्दे, जिस मुद्दे को जनता चाहती उस मुद्दे पर आपने चुनाव नहीं लड़ा, तो जो जनता का कनेक्ट है, पीपल कनेक्ट जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी यदि कमजोर हो रहा है तो इस पर भी रिव्यू करने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर उनको रिव्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो बात ये है कि एक दार्शनिक कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में 90% गलतियां या त्रुटियां बोलते समय करता है, और उसके बोलने से ही बड़े बड़े वितंडावाद और बड़े बड़े संग्राम होते हैं। महाभारत की बात कर लें या आज के 2023 के महाभारत की कर लें, क्योंकि बोलते समय उनका कहना है कि आपकी स्मृति का लोप होता है थोड़ी देर के लिए। जब आपकी ज़ुबान मशीन गन की तरह बोलती है, गोलियां चलाती है, तो यहाँ से उस पर नियंत्रण, इसीलिए कहा जाता है कि अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि वो किसी भी क्षण शब्द बन सकते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में मौन की महिमा गाई गई है। मौन आत्मचिंतन की तरफ ले जाता है, आत्मनिरीक्षण की तरफ ले जाता है। शत्रु कितना भी प्रतिद्वंदी मजबूत हो, कितना ताकतवर हो, किसी भी रूप का हो, लेकिन आप अगर मौन में जाते हैं, तभी अगस्त्य मुनि आपके पास आते हैं और कहते हैं, हे राम, क्लांत मत हो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पारायण करो और उठाओ तीर फिर और वार करो। कांग्रेस के लिए ये समय मौन में जाने का है, आत्मनिरीक्षण का है। अगर कोसने में उसने अपनी शक्ति को लगाया
तो इससे मन की शांति क्षणिक तो होगी, लेकिन बहुत लंबा उपचार का रास्ता शायद इससे ना मिले। लेकिन वो खुद एक बहुत 135 साला पुरानी पार्टी है, वो खुद जानती है कि कैसे उपचार करके स्वस्थ करके फिर उसे युद्ध भूमि में लौटना है। बहुत शुभकामनाएं अवनीश जी, बहुत शुभकामनाएं दीपक जी, और बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन छत्तीसगढ़ का, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।